देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 53.56 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की, जिसमें नगरीय अवस्थापना, सड़कों का विकास, विद्युत आपूर्ति, चमोली में आपदा से क्षतिग्रस्त संपत्तियों का पुनर्निर्माण, डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और स्मृति द्वार निर्माण शामिल है। देहरादून सिटी मोबिलिटी प्लान के 6 कार्यों के लिए 33.45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो वहीं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापना हेतु 11.27 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। चमोली में आपदा प्रभावित 85 आवासीय भवनों और 17 मृतकों के आश्रितों के लिए 2 करोड़ रुपए राहत राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा हरिद्वार के झपरेड़ा में अंबेडकर प्रतिमा, चंपावत में विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण और अल्मोड़ा में बिजली के पोल और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना स्मृति द्वार निर्माण के लिए भी धनराशि मंजूर की गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 53.56 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। मोबिलिटी प्लान के 6 कार्यों हेतु 33.45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। डिजिटल फॉरेंसिक लैब के लिए 11.27 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। चमोली आपदा राहत हेतु 2 करोड़ रुपए यहां पर स्वीकृत किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के लिए 37.12 करोड़ रुपए जो है सीएम धामी ने स्वीकृति दी है। तो देखिए, विभिन्न कार्यों के लिए जो है यहाँ पर राशि स्वीकृत की गई है विभिन्न कार्यों के लिए, जिससे कि जो है किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। लगातार विकास के लिए, लगातार तमाम विकास कार्यों के लिए, परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है और अलग अलग कार्यों के लिए यहाँ पर सीएम धामी ने राशि की स्वीकृति दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून से एक खबर। देहरादून में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 3 थानाध्यक्ष समेत 30 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आधी रात जारी हुई ट्रांसफर सूची। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला। पुलिस विभाग में हलचल मची है। नए अधिकारियों को जल्द ही कार्यभार संभालने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो 3 थानाध्यक्ष समेत 30 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आधी रात ये ट्रांसफर सूची, तबादला सूची जारी की गई है। ये देखिए तबादला सूची जो आधी रात जारी हुई है। 3 थानाध्यक्ष सहित 30 अधिकारी ऐसे हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं और ये सूची आधी रात को जारी हुई है। ट्रांसफर सूची जिसमें इन अधिकारियों के नाम शामिल हैं। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए इसे बड़ा फैसला कहा जा रहा है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस महकमे में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिसमें 3 थानाध्यक्ष समेत 30 अधिकारियों के तबादले शामिल हैं। तो आधी रात को ये तबादला सूची, तबादला लिस्ट जारी हुई है। पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल इस समय देखने को मिला है और कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये अहम फैसला है। तो आधी रात को ये ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है, जिसे जारी किया गया। आधी रात को कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। और अब खबर है मसूरी से। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर नगर पालिका के फैसलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी में पहले से ही पार्किंग की भारी कमी है। ऐसे में एकमात्र पार्किंग स्थल पर वेंडर जोन बनाना पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा डिग्री कॉलेज की भूमि पर प्लॉटिंग कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई और इस दौरान संरक्षित प्रजाति के पेड़ों की कटाई भी की गई। इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने नगर पालिका को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा, जिससे मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। तो हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर पालिका घिरी है। कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। पार्किंग पर वेंडर जोन बनाने का विरोध यहाँ पर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कई सवाल उठाए हैं। पर्यटन सीजन में पार्किंग की समस्या बढ़ेगी। कॉलेज भूमि पर प्लॉटिंग और पेड़ कटान का आरोप, तो ये तमाम आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर पालिका अब सवालों के घेरे में भी घिरी हुई है।
देहरादून से बड़ी और राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां पर हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सिटिंग विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रावत ने कहा, हालांकि पार्टी उन्हीं नेताओं को शामिल करेगी जो चुनाव जीतने की मजबूत स्थिति में होंगे, लेकिन हाईकमान ने बिना शर्त ही सदस्यता देने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा में उनके व्यक्तिगत संबंध मजबूत हैं और वे जब चाहें तब कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल करा सकते हैं। ये बड़ा दावा किया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग के 250 से 300 रिटायर अधिकारी भी उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक और दल बदल का सिलसिला जारी है, तो वहीं सभी पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगातार जुटी हुई हैं। तो देखिए, हरक सिंह रावत का ये बड़ा दावा, और इसी दावे के कारण जो उत्तराखंड में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से, क्योंकि देखिए अब अपनी अपनी पार्टियों को डर भी है, उनके विधायक कहीं इधर से उधर ना चले जाएं, उनके जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो दल बदल ना कर लें। इसी को लेकर अपनी अपनी रणनीतियां भी बनानी शुरू कर दी हैं। अपने संगठन को मजबूती पर जोर देने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं ये दावे क्योंकि असर भी डालते हैं ऐसे में मानसिक तौर पर, इसी को देखते हुए पार्टियां जो है अपने कार्यकर्ताओं को भी समय समय पर जीत के मंत्र, बूथ स्तर तक किस तरीके से अपने को मजबूत किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर जो है विचार मंथन किया जा रहा है, रणनीति लगातार बनाई जा रही है। तो देखिए, हरक सिंह रावत का ये बड़ा दावा, अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद और क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। उन्होंने जिस तरीके से दावा किया कि बीजेपी के कई सिटिंग एमएलए जो हैं उनके संपर्क में हैं, अब देखना होगा इस दावे के बाद क्या बीजेपी में उथल पुथल दिखाई देती है या उनके दावे में कितनी सच्चाई है। ये वक्त आने पर पता चलेगा, आगे तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार दावों में कितना दम है। बात हुई है। हम देखिए, मैं एक बात बताऊं मैं आपको, सम्मिलित कराने के लिए तो हम इतने लोगों को सम्मिलित करा दें जो भाजपा के सिटिंग विधायक भी हैं, वो भी हमारे संपर्क में हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं, माना मैं उदाहरण नहीं दूंगा, नाम नहीं लूंगा, माना एक विधानसभा हम देख रहे हैं, ये सिटिंग विधायक है, अगर ये भाजपा इसको माना टिकट नहीं देती है या हम इसको अपने यहाँ सम्मिलित कर लेते हैं, पहली टिकट दे न दे भाजपा, हमने इसको सम्मिलित कर लिया, हम उसके आंकलन कर रहे हैं कि वो वहां जीतने की स्थिति में है कि नहीं। पता लगा जो है हमने ज्वाइन करा लिया, अब वो भाजपा से भी जीतने की स्थिति में नहीं है और हमारे यहाँ भी जीतने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे ज्वाइन कराने से क्या होना है। तो हम अब इस समय हर व्यक्ति को, अगर अभी तो हालांकि ज्वाइनिंग में कोई शर्त नहीं है, अभी तो चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। मसूरी के झड़ी पानी क्षेत्र में भूमिधरों और उत्तर रेलवे के बीच चल रहा सीमांकन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे समय से भूमि के सीमांकन की मांग को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। इसी कड़ी में आज उप जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के साथ वार्ता की। इस दौरान उत्तर रेलवे के अधिकारी और स्थानीय भूमिधर उपस्थित रहे, जिन्होंने उप जिलाधिकारी के समक्ष अपने अपने पक्ष रखे और मौके पर उप जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की टीम को निर्देश दिए कि भूमि का सटीक मापन कर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि मामले का निस्तारण किया जा सके। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है और उनका मिलान भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मानचित्र के अनुसार जब तक राजस्व विभाग द्वारा पूरी भूमि का मापन नहीं कर लिया जाता, तब तक दोनों पक्ष किसी भी प्रकार का विवाद या फिर हस्तक्षेप न करें। तो मसूरी से खबर आपको बता रहे हैं, राजस्व विभाग, रेलवे अधिकारी और स्थानीय भूमिधर जो हैं, जब राजस्व विभाग की टीम वहां पर पहुंची, भूमिधर रेलवे के बीच नहीं थम रहा है सीमांकन का विवाद और ये विवाद लगातार देखिए बढ़ता ही नजर आ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, इस मामले को जो है गंभीरता से लेकर अब विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही। रेलवे अधिकारी और भूमिधरों के बीच, भूमिधर और रेलवे के बीच जो है सीमांकन का विवाद लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि इसको देखिए कोशिश भी की गई पहले भी हल करने की, सुलझाने की, लेकिन ये विवाद जो है लगातार अब गहराता और बढ़ता ही जा रहा है। अधिकारियों की जो है मध्यस्थता करने के बाद भी कहीं ना कहीं विवाद अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
सीमांकन की मांग की जा रही है, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच टकराव देखा जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी नगरपालिका द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति एमपीजी कॉलेज की भूमि पर सड़क और खेल मैदान निर्माण के लिए 5 के पेड़ काटे जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पेड़ के कटान पर रोक लगा दी है और नगरपालिका, राज्य सरकार और वन विभाग से 4 सप्ताह के भीतर ही जवाब भी मांगा गया है। ये याचिका छात्र संघ अध्यक्ष और पर्यावरण प्रेमी प्रवेश राणा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिना अनुमति के बहुमूल्य पेड़ों की कटाई की गई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की, जिसे याचिकाकर्ता ने युवाओं और छात्रों की जीत बताया है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पेड़ कटान पर रोक लगा दी है। मसूरी नगरपालिका को कोर्ट की तरफ से ये झटका मिला है। बिना अनुमति बांज के पेड़ काटने पर कोर्ट ने अब सख्ती की है। राज्य सरकार और वन विभाग से जवाब भी मांगा गया है कि बिना अनुमति के कैसे पेड़ काटे गए। छात्र संघ अध्यक्ष की याचिका पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। तो मसूरी नगरपालिका को कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। बिना अनुमति बांज के पेड़ काटने पर सख्ती की गई है। जो हाईकोर्ट हमारे माननीय उच्च न्यायालय इसमें ये मामला पारित किया था और आज ही उसकी सुनवाई जो कि माननीय उच्च न्यायालय, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कैसे उन्होंने मसूरी नगर पालिका अध्यक्षा और पूरे पैनल जो उनका है उसके मुंह पे तमाचा मारते हुए एक जो उन्हें कथन दिया है कि वहाँ पर जो एमपीजी कॉलेज की भूमि है उस पर आप कैसे अवैध निर्माण कर सकते हैं, कैसे आपने पेड़ काट दिए। तो निश्चित रूप से ये पूरे मसूरी के युवाओं की जीत है, ये सिर्फ प्रवेश राणा की जीत नहीं, पूरे मसूरी की युवाओं की जीत है। और कैसे माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी एमपीजी कॉलेज की भूमि को, जो कि संरक्षित भूमि है, उसको बचाने का काम किया है। और आगे भी मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ कि आगे भी आप हमारा साथ ऐसे देते रहेंगे। माननीय न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर्स आए हैं उससे स्पष्ट है कि झूठ कौन बोल रहा है। पहले भी उनके द्वारा माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि प्रवेश राणा झूठ बोल रहा है, तो अब तो उच्च न्यायालय जी ने बोल दिया है कि प्रवेश राणा सही और माननीय अध्यक्ष बिल्कुल गलत है। तो ये झूठे आरोप है और न्यायालय ने साफ कह दिया है कि वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। बंधित मास्क ले जाने की सूचना पर टोल प्लाजा पर बवाल खड़ा हो गया। स्थानीय हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक कैंटर को घेर लिया और उग्र भीड़ ने चालक के साथ मारपीट करते हुए वाहन में तोड़फोड़ कर दी। इसकी सूचना मिलने पर तहसीलदार वीरेंद्र सजवाड़, नगरपालिका आयुक्त प्रियंका आर्य, झनकट चौकी प्रभारी अशोक कांडपाल सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया। तो टोल प्लाजा पर कैंटर घेरकर जमकर हंगामा किया गया। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कैंटर को घेर लिया। प्रतिबंधित मास्क की सूचना पर जमकर बवाल हुआ। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सूचना दी गई, उसके उपरांत हम यहाँ पे आए तो आपके द्वारा अवैध रूप से ले जाया जा रहा कुछ सामान जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और जिसमें पशुपालन विभाग की टीम आई थी, उनके द्वारा सैंपल लिया गया है और सैंपल भेजेंगे। प्रथम दृष्टता जो है ये अवैध रूप से कोई पशुओं की ही चर्बी या अन्य जो उनके डिस्ट्रॉय होता है वही प्रतीत हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया इसमें ड्राइवर द्वारा भी यही बताया गया है कि मैं घोटिया से किसी के घर से इस सामान को लेके आया हूँ। तो पता देखते तो इसलिए पुलिस प्रशासन के साथ है, इसको सीज करते हैं और तहरीर की कार्रवाई की जा रही है। उसके उनके खिलाफ तहरीर की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होगा और जांच होने के उपरांत जो भी इसमें गलत चीज़ पाई जाएगी तदनुसार नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। जो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ से मिली, कहाँ को जा रही है। अभी गाड़ी हमें यहाँ पे खड़ी हुई मिली है। अभी इसके जांच के लिए हमने भेजा है इसको, जब पता चलेगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं। मैम, नगर संगीन विषय स्लाटर हाउस अभी चालू ही नहीं हुआ है। स्लाटर हाउस पर अभी वर्क ऑर्डर भी जारी नहीं किया गया है नगर पालिका के टीम से। तो गाड़ी वाला कह रहा है कि नगर पालिका क्षेत्र में घोटिया से भर के लाया, तो क्या कहेंगे? अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। 4 बजे मेरे पास पुलिस विभाग से फ़ोन आया था कि ऐसे करके इन्होंने एक गाड़ी यहाँ पकड़ी है। इसमें केवल कुछ 150 या 160 कंटेनर हैं, उसमें चर्बी भरी हुई है, सिर्फ चर्बी है, मांस नहीं है।
और स्किन वगैरह भी नहीं है उसमें। तो फिलहाल जो भी नियम कार्रवाई है सैंपलिंग की वो मेरे द्वारा की गई है और सैंपल लेके मैंने पुलिस विभाग को सौंप दिया। सैंपल जांच के लिए वैसे ऋषिकेश जाता है इसके लिए बेसिकली, लेकिन पुलिस विभाग वाले कह रहे हैं कि वहाँ जांच शायद इसकी फैट की नहीं हो पाती है। अच्छा। और तो ये आगरा भेजेंगे, आप बता रहे हैं अच्छा कि हमारा काम सैंपलिंग बस केवल आपके द्वारा सैंपलिंग करना, जांच के लिए पुलिस विभाग ही भेजता है, ठीक तो सैंपलिंग रिपोर्ट भी उनके पास ही आती है। आपका शुभ नाम डॉक्टर? मेरा डॉक्टर है। गदरपुर क्षेत्र में जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। टांडा रेंज में इस वर्ष आग की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। रेंजर रूप नारायण गौतम के अनुसार हर साल जंगलों में आग लगने से वन संपदा और वन्य जीवों को भारी नुकसान होता है, जिसे देखते हुए इस बार पहले से ही फायर लाइन बनाई गई है। कर्मचारियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है और निगरानी को भी और ज्यादा यहां पर बढ़ा दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि कई बार लोग मधुमक्खी के छत्ते निकालने के लिए भी आग का उपयोग करते हैं, जो कि बाद में बड़े खतरे का रूप ले लेती है। वहीं वन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि जंगलों में आग लगाने से बचें और किसी भी घटना की तुरंत ही सूचना भी दें, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। 15 फरवरी से हमारा फायर सीजन शुरू हो गया है और वनों को आग से कैसे बचाया जाए इस संबंध में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आप देख रहे होंगे पूरे जो वन मार्ग हैं, वन मोटर मार्ग हैं, इनको चारों तरफ फायर लाइनें काटी गई हैं और पर डे ड्रिल हो रही है। जो पत्तियां गिर रही हैं उसको जलाया जा रहा है। अंदर के जो जंगल हैं जहाँ पर नए प्लांटेशन हुए हैं उसके चारों तरफ फायर लाइन काटी गई हैं, उसको फायर लाइन को सफाई करके उसको जलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, इस बार आग को आपदा घोषित कर दिया सरकार ने। 15 देहरादून से खबर है, आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले हेली सेवाओं को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। संभावना जताई जा रही है कि 10 अप्रैल तक हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ही व्यवस्थाओं पर विपक्ष ने चिंता जाहिर कर दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने यात्रा के दौरान संचालित हेलीकॉप्टर सेवाओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के समय हेलीकॉप्टरों की उड़ानें इस तरह संचालित होती हैं कि जैसे वे कोई सामान्य परिवहन साधन हो, जिससे सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के मामले भी सामने आते रहे हैं। इसके बावजूद अब तक कोई भी सख्त नियम कानून लागू नहीं किए गए हैं। प्रतिमा सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकतर हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन वाले होते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। कि कितनी सारी जो है घटनाएं हुई हैं हेलीकॉप्टर को लेकर के और कितने लोगों की मृत्यु भी हुई है। उसके बाद कई बार कई नियम जो है निकाले गए, लेकिन उनको ताक पे रखने का कार्य किया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंगल एक हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है, अब जो जिस तरीके का वेदर है उसमें आप सिंगल इंजन का जो अगर हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ये धामी जी के राज में हवा में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले टम्पो है। बार आपने देखा कि कितनी सारी